मैं रामलाल प्रसाद, सरस्वती विद्या मंदिर किशनगंज। आज की मेरी कक्षा 9 के भैया बहनों के लिए है। हिंदी विषय का पहला पाठ आपको पढ़ाया जा चुका है और 2 बैलों की कथा से संबंधित प्रश्नोत्तर कार्य आपने पूरा कर लिया होगा। इसी अपेक्षा के साथ दूसरा पाठ जो है गद्य खंड का, यह एक यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्त जिसे कहते हैं। आज इस पर हम दृष्टिपात करने जा रहे हैं। लेखक हैं पंडित राहुल सांकृत्यायन और इस गद्यात्मक विधा का नाम है लहासा की ओर। पाठ का नाम लहासा की ओर। ये पाठ का नाम है। लेखक है पंडित राहुल सांकृत्यायन और पाठ का नाम है लहासा की ओर। लहासा तिब्बत की राजधानी है। वहां की यात्रा पंडित राहुल सांकृत्यायन ने पूरी की वर्ष 1929 ईस्वी। मैं इसे यात्रा वृत्त पर दृष्टिपात करूं और कराऊं, इसके पहले यह अपेक्षित जान पड़ता है पंडित जी के बारे में, पंडित राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो। लेखक को जाने बगैर उसके लेखन को समझना, उसकी कृति को पढ़ना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए संक्षिप्त ही सही लेखक परिचय अपेक्षित है। पंडित राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में आजमगढ़ में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, और वहीं पर उनकी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। पढ़ाई लिखाई करने के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकारा। 1930 में पंडित जी ने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया, स्वीकारा, और एक बुद्धिस्ट बन गए, बौद्ध बन गए। इनका मूल नाम था केदार पांडे, लेकिन बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के साथ साथ इनका नामांतर हो गया, यानी मूल नाम जो था उससे इनका नाम बदलकर हो गया पंडित राहुल सांकृत्यायन। और हिंदी साहित्य संसार में पंडित जी बहुत ही प्रतिभा संपन्न साहित्यकार माने जाते हैं। इन्हें घुमक्कड़ साहित्यकार के नाम से भी जाना जाता है। घुमक्कड़ शब्द से स्पष्ट होता है कि घूमने की कला इनमें बहुत थी और आजीवन ये दुनिया के सैकड़ों देशों का भ्रमण करते रहे और प्रत्येक देश में जाकर वहां की सभ्यता, संस्कृति आदि के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेना इनके जीवन का उद्देश्य हो गया। इन्हें आनंद मिलता था विभिन्न देशों की यात्रा। यही जो लहासा की ओर यात्रा है, यात्रा वृत्तांत है। तिब्बत की राजधानी है, जहां उस समय जाना भी प्रतिबंधित था, लेकिन इनके हृदय में देखने की लालसा थी तिब्बती समाज कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां के रस्मों रिवाज कैसे हैं। इसलिए इन्होंने छद्म-वेश में यह यात्रा की। भिखारी के वेश में इन्होंने इस देश की यात्रा की 1929 में। और पंडित जी आजीवन यात्रा करते रहे। सैकड़ों देशों की यात्रा इन्होंने की। वहां की सभ्यता, संस्कृति से रूबरू हुए, परिचित हुए और एक विशद ज्ञान भंडार का इन्होंने अर्जन किया। विभिन्न देशों में जाने आने, वहां की विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के अध्ययन से इनका ज्ञान भंडार बहुत विस्तृत हुआ, बहुत संपन्न हुआ और बहुत
देशों की संस्कृति को समझने में इन्होंने औरों की भी सहायता की। स्वयं तो प्रधान विद्वान और पंडित थे ही, इस देश की सभ्यता और संस्कृति को भी संसार तक पहुंचाने और संसार की सभ्यता संस्कृति को भारत तक पहुंचाने, समझने और बुझने में ये आंदोलन लगे रहे। इनके जीवन से संबंधित एक छोटी सी बात मैं बता दूं। एक छोटा सा प्रसंग है। एक व्यक्ति ने इनसे कहा, पंडित जी आपने तो बहुत सारे देशों की यात्रा की है, भ्रमण आपने किया है, आप आजीवन घूमते रहे, आपसे एक प्रश्न है कि आप बताएं कि दुनिया की कौन सी संस्कृति, किस देश की संस्कृति सबसे अच्छी है? पंडित जी ने कहा, यह भी कोई पूछने की बात है, भारत की संस्कृति सबसे अच्छी है, सबसे महान है, सबसे सुंदर है। तो उस विदेशी ने कहा कि वो भारतीय हैं, इसलिए आपको भारत की संस्कृति अच्छी लगी। मुझे पहले ये समझ लेना चाहिए कि आप भारतीय हैं तो आपको भारत की ही संस्कृति अच्छी लगी। पंडित जी ने कहा, नहीं, मैं भारतीय हूं इसलिए मेरी संस्कृति अच्छी है, उत्कृष्ट है, उन्नत है, ऐसी बात नहीं है। अब मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं और आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, फिर आप समझ जाएंगे कि किस देश की संस्कृति अच्छी है। पंडित जी ने प्रश्न किया कि आपके समक्ष दो मालाएं हैं, फूलों की दो मालाएं आपके साथ समक्ष है। अब आप बताइए, एक माला जो है उसमें एक ही रंग के फूल पिरोए गए हैं, एक ही रंग के फूलों से बनी एक माला है। दूसरी माला है जिसमें विविध रंगों के फूल पिरोए गए हैं। अब आप बताइए आपको कौन सी माला अच्छी लगेगी? उस व्यक्ति ने कहा, हालांकि ये भी कोई पूछने की बात है, जिस माला में विभिन्न रंगों के फूल पिरोए गए होंगे वो माला अच्छी लगेगी, सुंदर लगेगी, मनोहर लगेगी, इसलिए कि उसमें भांति भांति के फूल है। पंडित जी ने कहा, अब आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि भारत एक ऐसा देश है जिस देश में विविध जाति धर्म संप्रदाय के लोग, यानी विविध रंगों के फूल खिलते हैं। हमारा देश जो है वह बहुरंगी संस्कृति का देश है। तो दुनिया भर के अधिकांश देश जो हैं वो एक रंगी है, वहां एक ही संस्कृति है, यानी वहां एक ही रंग के फूलों की माला है। और भारत बहुरंगी संस्कृति का देश है। अब आपको कौन सा देश अच्छा लगेगा, किस देश की संस्कृति अच्छी लगेगी? वह व्यक्ति नतमस्तक हो गया, पंडित जी के सामने हाथ जोड़ लिया और उनके ज्ञान वैभव का, उनकी तर्क शक्ति का उसने लोहा मान लिया। ऐसे थे हमारे घुमक्कड़ साहित्यकार पंडित राहुल शंकर। पंडित जी बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न थे। बहुत देशों में इन्होंने वहां की संस्कृति को केवल जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, अनुभव भी किया। जीवन में कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो किसी दृष्टि से अच्छी ना होकर किसी न किसी दृष्टि से अच्छी भी होती है। आपको मैं बता दूं, पंडित जी ने विदेशों में दर्जनों शादियां की और वहां की संस्कृति को बहुत करीब से देखने का काम किया, इसलिए उन्हें घुमक्कड़ साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। पाली, प्राकृत, तिब्बती, चीनी, जापानी और रूसी भाषाओं के वे अच्छे जानकार थे, प्रकांड पंडित थे, आप यूं कह सकते हैं। साहित्यिक विधाओं की अगर बात करें तो उपन्यासकार, कहानीकार, आत्मकथा, जीवनी, आलोचना, शोधकार आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन का काम पंडित जी ने किया। पंडित जी महान प्रतिभा संपन्न इस देश के प्रगाढ़ विद्वान थे, जिन्होंने लहासा की ओर शीर्षक यात्रा वृत्तांत हमारे लिए प्रस्तुत किया। और भी बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं।
जो घुमक्कड़ी साहित्यकार के रूप में घुमक्कड़ी दुनिया को चित्रित करती है। बहुत सारी जीवनी इनकी है, इनकी और सारी साहित्यिक गद्यात्मक कृतियां हैं, जिनके अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि पंडित जी ने बहुत बड़ा अध्ययन क्षेत्र तैयार किया था और अनुभव इन्हें बहुत अधिक प्राप्त हुआ। आइए विषय को हम चलते हैं ल्हासा की ओर। शीर्षक पाठ यानी यात्रा वृत्त। इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से लेखक ने तात्कालिक तिब्बती समाज के बारे में अपने पाठकों को बताने का प्रयास किया है कि वर्ष 1929 का तिब्बत कैसा था। मैंने पहले ही बताया कि वहां जाने की अनुमति नहीं थी। छद्मवेश में, भिक्षुक के भेष में पंडित जी वहां गए। तिब्बती समाज में जाने के साथ साथ इन्होंने महीनों तक का अपना समय बिताया। रास्ते में तिब्बती समाज के लोगों के दर्शन हुए। तिब्बती समाज में रहने, ठहरने, रात गुजारने, लोगों से मिलने जुलने का भी अवसर इन्हें प्राप्त हुआ। तो तिब्बत के लोग कैसे हैं, तिब्बत में रस्मों रिवाज कैसे हैं, तिब्बती समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है, तिब्बती शासन प्रशासन के नियम कानून क्या है। तिब्बत में हथियार से संबंधित कोई कानून नहीं है। इस कारण कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां डाकुओं का स्वराज है और वे स्वच्छंद विहार करते हैं। यात्रियों को पहले मार देते हैं, बाद में उनके सामानों की तलाश करते हैं। ऐसा क्षेत्र भी चीन में है, तिब्बती समाज में है। लेकिन महिलाएं वहां की गोमुखी गंगा है, उनके मन में बड़ी पवित्रता है। अतिथि सत्कार का बड़ा उत्कृष्ट भाव उनके भीतर है। वो अतिथियों की सेवा करना खूब जानती है। सस्नेह किसी भी यात्री की भरपूर सेवा करने में तिब्बती समाज की महिलाओं का जोड़ नहीं है। इसी प्रकार कानून की व्यवस्था क्या है, राज्य काज की व्यवस्था क्या है, जाते समय लेखक को किन किन पड़ावों से, किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। लेखक का एक साथी था, वह भी उनके साथ कैसे आगे बढ़ता चला गया, कैसे उसकी यात्रा लेखक की प्रारंभ हुई, कहां तक पहुंची, जाते समय कहां का दृश्य कैसा था, किन किन परिस्थितियों का सामना लेखक को करना पड़ा, आते समय किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और अंततः लेखक किस प्रकार अपने देश को वापस आया। इन्हीं बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगली कक्षा में इस पाठ का सारांश आपको प्रस्तुत किया जाएगा। आज लेखक परिचय के साथ साथ इस पाठ के संदेश पर विचार किया गया। शेष बातें अगले भाग में।